जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम कहें, इंडिया लेवल का कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट का कहें, एक्स वाई जेड किसी स्टेट का एग्ज़ाम भी कहें, हर एग्ज़ाम की कमजोरी है पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन। ओके, आप हरियाणा के 10 एग्ज़ाम देख लो, 10 में से 8 ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं सीधा ये कहूँगा, आज जो मैं आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, इनको करने के बाद आपका 100 नहीं 200% पंचायती राज के ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, ये करते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो है भाग 9 का ए पार्ट। कितना? भाग 9 का ए। ओके, नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों, संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रिपन को। अंग्रेज लोग इसे लॉर्ड बोला करते थे। हमारे लॉर्ड नहीं है, हमारे लिए रिपन है। किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम सचिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? ये की गई दोस्तों 1989 में। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो पूछा क्या था इसमें ग्राम सचिव एग्जाम में कि 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? 61वां संविधान संशोधन। ओके ना दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 थीम क्या थी? 2021 की थीम थी, सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसी में ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, 2020 की थीम थी इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। ओके, और मतदाता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 8, 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग, यहाँ कहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है, जो 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और पहला मतदाता दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2011 में। नेक्स्ट एग्जाम का आपका क्वेश्चन है, पहला मतदाता दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2011 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है श्री सुनील अरोड़ा जी। कब से है? 2 दिसंबर 2018 से दोस्तों। इसी में ही भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। एक बार नहीं 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, देखो किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है पंचायती राज से संबंधित, वो आपको बताएंगे। आर्टिकल नंबर 243 इससे पूरा का पूरा संबंध रखता है, किससे? पंचायती राज से। ओके, तो दोस्तों 243 के अंदर क्या है? परिभाषाएं, जितनी भी डेफिनेशन है वो आता है आर्टिकल 243 में। और 243 का ए जो भाग है वो ग्राम सभा का वर्णन करता है। किसका? ग्राम सभा का वर्णन किस में है? आर्टिकल 243 के ए भाग में। क्वेश्चन नंबर 13, 243 का भाग बी, पंचायतों का गठन दोस्तों, पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 243 का भाग बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 243 का भाग सी, इसमें क्या है? पंचायतों का संगठन है दोस्तों। क्या है? पंचायतों का संगठन। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट, 243 का भाग डी, इसमें है स्थानों का आरक्षण, यानी कि कौन कौन से स्थान आरक्षित होंगे। 243 का भाग ई, पंचायतों की कार्य अवधि, यानी कि पंचायत जो बनाई जाएगी उसकी कार्य अवधि कितनी होगी, इस चीज़ का मेंशन किया गया है
243 का भाग ई में। नेक्स्ट 243 का भाग एफ। एफ में क्या दिया गया है? सदस्यों के लिए पात्रताएं, यानी कि पंचायत के जो सदस्य होंगे उनकी क्या क्या पात्रता होगी। नेक्स्ट 243 का भाग जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या अधिकार है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, उत्तरदायित्व क्या क्या है। नेक्स्ट 243 का भाग एच, कर लगाने की शक्तियां, यानी कि टैक्स लगाने की शक्तियां, और पंचायतों की निधियां, यानी कि पंचायतों के पास पैसा कहाँ से जमा होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है वेलफेयर के लिए। ये किस में लिखा हुआ है? ये है 243 का भाग एच में। नेक्स्ट 243 का भाग आई, वित्त आयोग का गठन दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल 243 का भाग जे, इसमें क्या लिखा हुआ है? पंचायतों का लेखा परीक्षण। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसे रजिस्टर में नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, साथ साथ रजिस्टर में नोट कर ले, आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे कि दोबारा लाइफ में आप तो छोड़ो, आपके बच्चों को भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी पंचायती राज से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को देखने की। नेक्स्ट 243 का भाग के, पंचायतों के लिए चुनाव, किस आर्टिकल में दिया गया है? 243 का भाग के में, यानी कि 243 के। नेक्स्ट 243 का एल, संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग। संघ शासित बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। ओके दोस्तों। नेक्स्ट 243 का भाग एम। एम में दिया हुआ है कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर पंचायती राज नहीं है, जैसे नागालैंड। ओके, और भी कई है। नेक्स्ट है 243 का एन, इसमें मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता का वर्णन दिया हुआ है, यानी कि मौजूदा आज के डेट में जो कानून है वो, और पंचायतों की जो निरंतरता है उसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 243 का एन। नेक्स्ट 243 ओ, निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, यानी कि अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी निर्वाचन के किसी भी मामले में। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया इस हिसाब से, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी का वो ऐसे भी पूछा गया है कि जैसे कि मान लीजिए 243 के पार्ट ओ में क्या आता है, और एक तरह से और भी पूछा गया है आर्टिकल 243 कहाँ से कहाँ तक है। यह ए से लेकर, यानी कि 243 से लेकर ओ तक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? दोस्तों हरियाणा में जो पंचायती राज शुरू हुआ है 22 अप्रैल 1994 में हुआ था। उस समय जो सरकार थी वो किसकी सरकार थी? चौधरी भजन लाल के समय में। कब? 22 अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट, पंचायती राज और एससी को एसटी आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया है? देखो पंचायती राज में एससी और एसटी को आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया है? तो 83वां 83 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, उसमें पंचायती राज में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है दोस्तों। लेकिन यह कानून अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना 243 एम, कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने 1 2 3 4 4 समिति दी गई है, यानी कि कौन सी समिति पहले आई कौन सी बाद में आई ये आपने बताना है। दोस्तों आप सभी को पता है सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद में आई थी अशोक मेहता समिति, और उसके बाद में आई थी जीवी के राव मेहता समिति, जीवी के राव समिति, और उसके बाद आई थी LM सिंघवी समिति। ठीक है, 5 समिति आई थी, जिसमें ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो चारों को हमने सुसज्जित करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि BR मेहता समिति 1957 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जीवी के राव समिति। ऑप्शन नंबर 2 ये चौथे पोजीशन पे आ जाएगा LM सिंघवी समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये पूछ रहा है 1977 की, तो इसमें की थी अशोक मेहता ने। किसने? अशोक मेहता ने। और समिति का क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। इससे पहले जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जो थी 1957 में दोस्तों। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के
निम्नतर स्तर पर कौन होता है, यानी कि पंचायती राज संस्था में सबसे नीचे स्तर पर कौन होता है? ये होती है ग्राम सभा एवं पंचायत। कौन सी? ग्राम सभा एवं पंचायत। सुना होगा ना कि भाई अब चुनाव होने वाले किसके हैं? अरे पंचायती राज के हैं। बोला नो भाई, पंचायती राज तो नीचे है, मैं तो इससे ऊपर वाला लड़ूंगा, यानी कि ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ूंगा। फिर बोलेगा नहीं मैं तो इससे ऊपर लड़ूंगा, यानी कि जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे भाई साहब। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में। क्या है? ग्राम सभा व पंचायत। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो देखो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है, अभी मैंने तीनों आपको बता चुका हूं। सबसे नीचे है ग्राम सभा व पंचायत, उसके ऊपर यानी कि बीच में है ब्लॉक समिति, और उसके ऊपर है जिला परिषद। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज की आधारशिला है। आधारशिला बोले तो सबसे नीचे रहता है, वही तो होता है आधारशिला। तो यह ग्राम सभा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। देखो, खंड विकास अधिकारी जो होता है वो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट 35, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। जिला परिषद यानी कि ऊपरी सदन, एक तरह से 3 पार्ट बताए थे आपने को ग्राम समिति के, जो हमने त्रिस्तरीय बताया है, पंचायती राज को त्रिस्तरीय बताया है। त्रिस्तर में से जो सबसे ऊंचा वाला स्तर है 35 नंबर क्वेश्चन में, वो है जिला परिषद। तो इसका मुख्य कार्य पूछा है। इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों समन्वय एवं पर्यवेक्षण। इस बार ग्राम सचिव एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो दोस्तों पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि होती है, राजनैतिक चेतना का विकास, यानी कि लोगों में राजनैतिक चेतना का विकास होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? देखो पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है दलगत राजनीति, यानी कि अलग अलग दलगत जो बन जाते हैं ना, उनकी जो राजनीति होती है वो हो जाती है सबसे बड़ी समस्या। भाई पंचायती राज व्यवस्था है तो अलग अलग दल नहीं बनाने चाहिए। वहाँ पे जो ये सरपंच बना हुआ है एक, इसके अलावा अन्य मेंबर्स बने हुए हैं, उसी के अधीन अगर कार्य होता है तो अच्छा होता है। लेकिन जब यही पंचायती राज व्यवस्था दलगत बन जाती है और राजनीति करने लगते हैं आपस में ही, तो बाकी लोगों का निर्णय क्या करेंगे? नेक्स्ट 38, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? दोस्तों स्थानीय सांसद और जो विधायक होते हैं वो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 39, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार की ड्यूटी में आती है दोस्तों। किसके? राज्य सरकार की ड्यूटी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति एक डैश है। तो ब्लॉक लेवल पर यह प्रशासनिक प्राधिकरण है दोस्तों। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। 41, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का वित्त आयोग पंचायत के अनुदान के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा? तो आर्टिकल पूछा है कि भाई राज्य का जो वित्त आयोग है वो पंचायत के अनुदान के लिए, उसके लिए पैसे के लिए राज्य सरकार से किस अनुच्छेद के तहत सिफारिश करेगा? यह है आर्टिकल 280। ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो भाई हमने सही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 40। जो आर्टिकल 40 है ना, वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। ऐसी चीज लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान था। कब था? 2014 में थे। ओके। नेक्स्ट 44 नंबर, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? देखो पहले तो राजस्थान ने किया 2014 में, और हरियाणा ने किया 2015 में। दूसरा राज्य हरियाणा था। कब किया? 7 सितंबर 2015 को। और इसमें बताया भाई पंचायती राज व्यवस्था में अगर कोई आदमी खड़ा होता है चुनाव के लिए तो भाई कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और अगर महिला खड़ी होती है तो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, SC और ST वो लोग अगर खड़े होते हैं तो वो भी कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 45, पंचायती राज प्रदान करता है। भाई पंचायती राज क्या प्रदान करता है?
स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी कि जो हमारा स्थानीय स्तर है, स्थानीय जो लेवल है, उस पर लोकतांत्रिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करता है। कौन? पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 46, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ये पंचायती राज से संबंध है। और इस जो क्वेश्चनों की सीरीज करा रहा हूँ मैं 150 से ज़्यादा, इसमें से ये लगा लो कम से कम 40 क्वेश्चन आपके इस बार ग्राम सचिव एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, क्यों? हमारे 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, हर शिफ्ट में 7-8 के आसपास क्वेश्चन पूछे थे घुमा घुमा के, तो हम कह सकते हैं 35 से 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट, पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है। तो दोस्तों पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य होता है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि गांव के जो लोग होते हैं, ग्रामवासी जो होते हैं, उनमें पावर का विकेंद्रीकरण होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके अंदर पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 49 नंबर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों पंचायत राज जो होता है, ग्राम में जो गांव के अंदर पंचायत राज होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। मैं देखो पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आम पब्लिक है हमारे साथ, जो गांव के और लोग हैं, उनको विकास मूलक यानी कि विकास वाले प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? दोस्तों 11वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? पंचायतों का कार्यक्रम दिया हुआ है। नेक्स्ट, और अनुसूचियां कितनी है? टोटल 12। नेक्स्ट 51 नंबर, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर प्रणाली आधारित है। ओके। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश की थी वो बलवंत राय मेहता जी ने की थी। कब की थी? 1957 में। बलवंत राय मेहता जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को शुरू करने की सिफारिश की थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 53, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो भाई ये कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित? 1/3 बताए गए थे 73वें संविधान संशोधन 1992 में। लेकिन वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षित पद कितने हो चुके हैं? 50%। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ दी थी। ओके। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये बोल रहा है कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान का एक दर्जा देने वाला मान लिया गया था। ठीक है, तो संविधान में दर्जा जो मिला था पंचायती राज संस्था को, वो कौन से संशोधन में मिला था? दोस्तों 73वां संशोधन। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? देखो दोस्तों ये पूछ रहा है पंचायती राज के लिए। ठीक है, कितने कार्य? 29 कार्य बताए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो आपके सामने ये जो बताए गई हैं 4 पॉइंट, इनमें से कौन सी विशेषता 73वें संविधान के नहीं है, 73वें संविधान संशोधन की नहीं है? पहला क्या है? ऑप्शन ग्राम सभा। दूसरा क्या है? पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। तीसरा क्या है? महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। लेकिन ये चौथा जो है ना, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है यही गलत हो जाएगा। महिलाओं के लिए 2/3 नहीं था दोस्तों, उस समय महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया था।
यानी कि अगर 90 सीट है, 90 में से 1/3 तीसरा 30 किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए, ऐसा बताया गया था। लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है? 50% भागीदारी हो चुकी है महिलाओं की। नेक्स्ट 58 नंबर, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? दोस्तों, महिला वर्ग को जो सत्ता हस्तांतरण किया गया, यानी कि सत्ता प्रदान की गई 73वें संविधान संशोधन में कि भाई महिलाएं भी 1/3 कार्य करेगी, उनके लिए आरक्षित कर दिया गया, इसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायत राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 60, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव होता है कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है भाई, बिल्कुल सामने होता है, लेकिन गुप्त मतदान होता है, किसी को पता नहीं चलता किसने किसको वोट दी है। ओके, तो भाई पंचायत राज का यानी कि सरपंच का आप देख लीजिए, या ब्लॉक समिति का देख लीजिए, या जिला पार्षद का देख लीजिए, ये सभी के सभी प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन गुप्त मतदान होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 61 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस बात के समर्थक थे। उन्होंने समर्थन किया था, ठीक है, कि भाई पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को और जो दुर्बल वर्ग है ना, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा समर्थन राजीव गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो जो आरक्षित स्थान है उनको चक्रानुक्रम के अनुसार भरे जाने का प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो भाई भारत के पंचायती राज होना चाहिए, इस बात के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी था, सिद्धराज दंडा था, राजीव गांधी था, ये तीनों के तीनों थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। भीमराव अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 64, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? देखो, अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर ही दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। 65, पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। 66, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए थे, ठीक है, इसी में से आए हैं और कहीं से नहीं आते। हर एग्जाम की कमजोरी है, आगे आने वाले आपके जितने भी एग्जाम है ना, सब यहीं से क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज का। अगर बाहर से आ जाए पंचायत राज से संबंधित तो आप नवीन लामा को बता सकते हैं कमेंट करके, नहीं आएगा। हाँ, धाराएं आ सकती है बाहर से, और धाराओं के लिए अलग से वीडियो मेरा तैयार हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 67, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 में तो बना था, लेकिन लागू होने की तिथि पूछ रहा है आपसे, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ओके, 68, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ उसकी डेट क्या है? 24 अप्रैल 1993। ये बोल रहा है भारत की। अगर हम बात करें हरियाणा की तो दोस्तों हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 और भारत में 24 अप्रैल 1993, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 69, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो भाई पंचायत का चुनाव होगा नहीं होगा, राज्य सरकार इसका निर्णय लेगी। ओके, 70 नंबर, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1959 में। ओके, नेक्स्ट, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया यानी कि कौन से राज्य में? सबसे पहले राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में, और नागौर जिले के बगदरी गांव में, बगदरी गांव में, नागौर जिले के बगदरी गांव में।
नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। दोस्तों देखो, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। उसने अपनी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो है बना करके रेडी कर दी। इन नियमों को लागू कर दिया गया 1958 में कि भाई पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय होगा, लेकिन लागू किया है, अभी अप्लाई करना बाकी था राज्य सरकारों पर। तो 1959 में राज्य सरकार यानी कि राजस्थान में पहली बार लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। यहाँ पर 3 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, तीनों का अलग अलग आंसर होगा। फिर बता दूं, देखिए 73वां क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। तो मेहता साहब ने क्या किया? कुछ भाई अपनी कागजी कार्रवाई की, कुछ नियम बनाए, पंचायत राज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, 3 सतर होनी चाहिए, ऐसे उसने बनाए और बना करके गवर्नमेंट को सौंप दिया। ठीक है, 1958 में गवर्नमेंट को सौंप दिया। उसके बाद गवर्नमेंट बोला ठीक है इसको लागू करते हैं, गवर्नमेंट ने उस पर कार्रवाई की और 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया राजस्थान से। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया था? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1958 में, कि भाई हम पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई, कहां अपनाई गई? भाई राजस्थान में पहले अपनाई गई। ठीक है, राजस्थान में अपनाई गई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अपनाई गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 75 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में अपनाई गई। देखो पहले राजस्थान में और फिर कहां पर? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 76, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहां पर किया गया? भाई नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का अंतिम राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज लागू हुआ था? दोस्तों भारत का अंतिम राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और हरियाणा में कब हुई थी? 22 अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। देखो सामुदायिक विकास योजना की जो शुरुआत है वो की गई 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 79, 11 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया? भाई आंध्र प्रदेश में किया गया 11 तारीख को। 2 अक्टूबर को तो कहाँ किया गया? राजस्थान में। 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। यानी कि पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। और दोनों जगह जवाहरलाल नेहरू ने किया था इनका उद्घाटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 80 को और 82 को थोड़ा सा देख लेना, मैं बता दूंगा दोनों को। पहले 81 को देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? लोक भागीदारी। क्या था? लोक भागीदारी, यानी कि आम पब्लिक की जो भागीदारी होती है वो था सार या कहीं थीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को। लेकिन दोनों ही कार्यक्रमों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली दोस्तों। कौन कौन से 2 कार्यक्रम? क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 82, ये 2 कार्यक्रम। 80 को फिर पढ़ लीजिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया। और 82 में क्या है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। भाई 2 अक्टूबर 1952 को तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पहले पूरे समुदाय के लिए और फिर पूरे राष्ट्र के लिए। और 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953। लेकिन दोनों के दोनों कार्यक्रम असफल, पूरी तरह अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए ना, उतनी सफलता नहीं मिलती। असफल तो नहीं हुए, लेकिन अपेक्षित, अपेक्षा के अनुसार जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन। देखो पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण यानी कि कैसी पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, महत्वपूर्ण प्रतिवेदन किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 84, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 85, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति। देखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना जो है ना वो बलवंत राय मेहता ने ही प्रस्तुत की थी और सुझाव भी बलवंत राय मेहता ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। दोस्तों, त्रिस्तरीय है, अभी आपको कई बार बताया, फिर बता देते हैं। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक समिति, उसके ऊपर जिला परिषद, 3 स्तर त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बताई थी बलवंत राय मेहता समिति ने बताई थी। कब बताई भाई? 1957 में इसका गठन हुआ था, 1958 में इसने सब कुछ रेडी कर दिया था और 1959 में लागू कर दिया गया देश में। ठीक है। क्वेश्चन 87, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? भाई वही तो हम बात कर रहे हैं। पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसने बताया? बलवंत राय मेहता समिति ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 88, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो, पंचायती राज से संबंधित जो कथन 4 है आपके सामने, इनमें से सही कौन सा नहीं है? पहला, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों के लिए अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से गलत। 73वां संविधान संशोधन 1992 में है। ठीक है दोस्तों। ओके। 89 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने सत्रों में बांटा गया? 3 सत्र में। ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे नीचे वाला जो स्तर है ना, पंचायत समिति। ओके। नेक्स्ट 91 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? दोस्तों, स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय होती है। कैसी होती है? सबसे नीचे ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना है। ओके। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की? तो भाई अशोक मेहता समिति ने 2 सत्र बताए थे। बलवंत राय ने 3 बताए, अशोक मेहता ने 2 बताए। अभी क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। अशोक मेहता ने कौन कौन से 2 स्तर बताए हैं? तो इसने बताया है मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। 94, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो पंचायत समिति होती है वो महत्वपूर्ण संस्था है। 95, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया है। भाई अभी तो बताया 2 स्तर किसने बताए? अशोक मेहता समिति ने। कब बताए? 1977 में। नेक्स्ट, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? भाई चुनाव चिन्ह के आधार पर खुले तौर पे भाग लेने का जो सुझाव दिया है वो अशोक मेहता समिति ने दिया है 1977 में। नेक्स्ट 97 नंबर, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए किस समिति को नियुक्त किया? 1977 में कौन सी समिति आई थी दोस्तों? सबको पता है, अशोक मेहता समिति आई थी। देखो 5 समितियां। पहली आई 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी आई 1977 में, अशोक मेहता समिति। तो भाई पहली जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने 3 सत्र बताए, अशोक मेहता ने 1977 में 2 सत्र बताए। तीसरी जो समिति आई जीवी के राव समिति 1985 में आई थी दोस्तों। इसने क्या बताया था? प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार किया था। और चौथी आई थी LM सिंघवी समिति। इसने क्या बताया था? 1986 में स्थानीय स्वशासन पद्धति। ओके। और 5वीं जो आई थी PK थुंगन समिति 1989 में आई थी दोस्तों। और इन समितियों के बाद में फिर सोचा भाई अभी पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर ही देते हैं, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके सब कार्रवाई सेट कर दी। नेक्स्ट
नेक्स्ट 99 नंबर, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, किससे संबंधित थी? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 100, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत क्या है? देखो पंचायती राज को जो अधिकतम पैसा मिलता है ना, वो सरकारी जो अनुदान होता है ना, सरकार से जो पैसा आता है उससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 101, पंचायती समिति का गठन होता है, तो पंचायती समिति का जो गठन होता है प्रखंड स्तर पर होता है दोस्तों। किस पर? प्रखंड स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 102, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहा जाता है? ये जो सरकारी अधिकारी होता है इसे खंड विकास अधिकारी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? खंड विकास पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 103, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, तो त्रिसोपान जो प्रणाली जो आज भी लागू है, इसका जो प्राथमिक भाग है वो है दोस्तों ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? भाई नागौर जिले से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1957 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 106, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 1957 में सबसे पहले जो सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो दोस्तों ये कहता है 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 108, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक के द्वारा किया जाता है। ओके, जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ओके, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों भारत में पहला जो नगर निगम है वो चेन्नई में स्थापित हुआ था। हमने सीधा आंसर लिख दिया चेन्नई में। ओके। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर। क्वेश्चन नंबर 112, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से बलवंत राय मेहता, सीधी बात है, आंसर लिखा है बलवंत राय मेहता समिति। ये जो एसएससी और एचएसएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन है उनके बेस पे अलग अलग घुमा घुमा के जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो सारे के सारे डाल दिए। आंसर आपका वही बन जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों का, लेकिन क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसका पालन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय है, पंचायत राज किसका विषय है? राज्य सूची का है। नेक्स्ट, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, तो सामान्यतः पंचायत समिति में ये सभी प्रकार के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? तो सही वरीयता क्रम यानी कि सबसे नीचे क्या है? ग्राम सभा, उसके ऊपर क्या है? पंचायत समिति, और उसके ऊपर क्या है? जिला परिषद। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? दोस्तों पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 118, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? जो आदमी पंचायती चुनाव लड़ता है उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, माध्यमिक शिक्षा और कृषि उत्पादन। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 120, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये सीधा हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 121, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है ना, देखो सरकारी अनुदान के अलावा मेले एवं बाजार कर
जब गांव में मेले लगते हैं ना, तो दुकानदारों से भाई 50-50 रुपए की पर्ची कटवा लो भाई, 50-50 रुपए की, इस तरह से, ठीक है। और बाजार टैक्स जो लगाया जाता है, इनसे ही पंचायत के पास पैसा आता है, सरकारी अनुदान के अलावा। नेक्स्ट, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो दोस्तों, एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण होता है। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123, पंचायत समिति की बैठक का आयोजन कब किया जाना है, कब किया जाता है? तो पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाता है दोस्तों। 2 महीने में एक बार तो होना चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायत समिति की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है, यानी कि जब पंचायत समिति की बैठक होती है उसमें कितने लोग जरूरी है। तो यह है पंचायत समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होना। मान लीजिए सरपंच और जो मेंबर्स होते हैं वो है 20, तो कम से कम 10 तो होनी चाहिए भाई, ठीक है, तभी पंचायत होगी। नेक्स्ट, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वो है बलवंत राय मेहता जी। कौन है? बलवंत राय मेहता जी। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? तो सामुदायिक विकास यानी कि समुदाय समाज में जो विकास कार्य हो, इसकी असफलता का कारण है अशिक्षा। ठीक है, भाई शिक्षित नहीं होंगे तो सफलता कहाँ मिलेगी? सामुदायिक विकास कैसे होगा, समाज का भला कैसे होगा? जब शिक्षित लोग होंगे तभी तो होगा विकास। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 128, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो भाई इसका अभिप्राय होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। निर्वाचक नामावली यानी कि जो सेलेक्टेड लोग जो इलेक्शन के बाद सेलेक्ट हुए हैं, इसमें जो लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं कि भाई ये लोग सेलेक्ट हो गए हैं, ये मेंबर है, ये सरपंच है, ओके, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट, पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई पंचायत समिति की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रमुख करेगा। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, हरियाणा का सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला यमुनानगर है, 611, 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। कितनी है? 116। क्वेश्चन नंबर 132, हरियाणा में गांव में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, ये या तो सफाई कर्मचारी को दे देते हैं, या चौकीदार को दे देते हैं, या ब्राह्मण को देते हैं, या नाई को देते हैं। जो पंचायती रुपया आता है वो इन्हीं में से किसी एक को दे दिया जाता है। नेक्स्ट, जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी कौन होता है? तो जिला स्तर की बात पूछे इसने, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, यानी कि DDPO, वो होता है पंचायत अधिकारी जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 134, खंड स्तर पर पंचायत अधिकारी कौन होता है? BDPO, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 135, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, इन सभी को या तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी होगा वो दिलाएगा, या BDP होगा वो दिलाएगा, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, या खंड विकास अधिकारी, जो भी अवेलेबल होगा वो इन तीनों में से दिला देगा। ठीक है। नेक्स्ट, जिला परिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो DM, जिला परिषद को DM दिलाता है शपथ। नेक्स्ट, पंचायत समिति सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं उनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दिलाता है। नेक्स्ट, जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? तो जिला कलेक्टर दिलाता है जिला प्रमुख को सदस्य शपथ। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कौन सा है? दोस्तों, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद में है। कौन सा? हैबतपुर जींद। क्वेश्चन नंबर 140, पंचायत क्यों और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ये हमारे हरियाणा के पूर्व CM बनारसी दास गुप्ता जी। ठीक है, पंचायत क्यों और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? बनारसी दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 141, पंचायती राज चुनाव में EVM और VVPAT का पहली बार प्रयोग किस राज्य ने किया था? दोस्तों, EVM और VVPAT का जो पहली बार प्रयोग है वो हरियाणा ने किया था। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल पंचायत समिति की संख्या कितनी है? वर्तमान में हरियाणा में कुल पंचायत समिति की संख्या कितनी है? 126 है। नेक्स्ट, देश में पहली बार EVM का प्रयोग कहाँ किया गया? दोस्तों, देश में पहली बार EVM का प्रयोग हुआ था केरल में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, EVM से विधानसभा के पूर्ण चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव जो EVM से हो जाए वो गोवा में हुए थे, 1999 में हुए थे।
145 नंबर, देश में एक साथ ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? दोस्तों देश में एक साथ यानी पूरे देश में ईवीएम के साथ में चुनाव हुए 2004 में। 14वीं विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें 2004 में। क्वेश्चन नंबर 146, ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों ग्राम पंचायत में पंचों की जो संख्या होती है वो न्यूनतम 6, अधिकतम 20। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है? दोस्तों हरियाणा की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत है गांधीनगर। कहाँ पर है? हिसार में है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पंचायत कौन सी है? तो हरियाणा की पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पंचायत है दुबड़ी। कौन से जिले में आती है? करनाल में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 149, पंचायती राज का विरोध करने वाली एकमात्र व्यक्ति कौन थे? हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देखो उसी पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है जब पंचायत राज व्यवस्था का पक्ष लिया था और ये पूछा विरोध करने वाला, तो विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर जी। महात्मा गांधी ने, राजीव गांधी ने इसका पक्ष लिया था कि होना चाहिए। नेक्स्ट, देखो महात्मा गांधी 1948 में एक्सपायर हो गए थे, लेकिन वो पंचायती राज के स्टार्टिंग से ही फेवर में थे। ओके, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पंचायत कौन सी थी? तो घूंघट के विरुद्ध जो है अभियान चलाने वाली पंचायत चौसाला कैथल। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीए में पंचायत राज संस्था में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया गया है? तो बीसीए जो है इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था में 8% का आरक्षण कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी है? हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत है सुल्तानपुरिया। किस जिले में है? सिरसा में दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, हरियाणा की पहली मोबाइल फोन ग्राम पंचायत, मोबाइल फोन फिजिलपुर। ठीक है। नेक्स्ट, सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है? तो यह है रानिया ब्लॉक। रानिया कहाँ आता है? सिरसा में। रानिया से वर्तमान में विधायक कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, हरियाणा पंचायत भवन कहाँ पर है? दोस्तों हरियाणा पंचायत भवन है चंडीगढ़ में, सेक्टर 28 में। क्वेश्चन नंबर 156, सरपंच से संबंधित धारा कौन सी है? दोस्तों सरपंच से संबंधित जो धारा है वो है धारा 8। नेक्स्ट, हरियाणा में उप सरपंच पद को खत्म कब कर दिया गया? तो उप सरपंच जो पद है वो 14 अगस्त 1996 में फिनिश कर दिया गया था, बंसीलाल के समय में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 158, हरियाणा का पहला शव प्रेरित गांव कौन सा है? तो हरियाणा का पहला शव प्रेरित गांव सुई। कहाँ है? भिवानी में। नेक्स्ट, ग्राम सभा की साल में कितनी बैठक अनिवार्य है? दोस्तों ग्राम सभा की जो 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को तो बैठक होना बहुत ही अनिवार्य है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम पंचायत कौन सी थी? तो दोस्तों हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम पंचायत तलवाड़ा गांव। कहाँ? फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 161, हरियाणा में कुल स्टार पंचायतों की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल स्टार पंचायतों की संख्या 1120। ठीक है, जिसमें से सबसे अधिकतम जो स्टार मिले हैं 407 वो है अम्बाला के गाँव को, और सबसे कम 4 गाँवों को मिले हैं रेवाड़ी के। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांवों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 15 गांवों को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 163, पंचायत राज के गठन के लिए न्यूनतम जनगणना कितनी होनी चाहिए? यानी कि पंचायत राज बनाया जाए इसके गठन के लिए न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 व्यक्ति होने चाहिए दोस्तों, तभी पंचायत बनेगी। नेक्स्ट, इसी में हरियाणा में कुल गांव 2011 के अनुसार कितने हैं? 6,841। लेकिन 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत कितनी थी? 6,212। नेक्स्ट, दोस्तों हाल ही में ये एक कानून लाई है सरकार। अब राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सरपंच को 33% यानी कि 33%, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद को 50% वोट से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, उनको हटाने के लिए 66% मत चाहिए। यानी कि अगर इनके खिलाफ मान लो सरपंच के खिलाफ अविश्वास लाना है प्रस्ताव तो 33%। ओके, और उसको हटाने के लिए 66% मत होना अनिवार्य है। और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50% वोट, अगर उनको हटाना है तो 66%। ओके। नेक्स्ट, एक साल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी में नेक्स्ट, मेयर, नगर पार्षद और चेयरमैन जो कि सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे
उनके खिलाफ 50% वोट से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उन्हें हटाने के लिए 75% मत चाहिए। ये हाल ही में गवर्नमेंट ये विधेयक पारित किया है हरियाणा विधानसभा के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन सीरीज कवर की है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या अदर स्टेट का हो, इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो हमने सीरीज बनाई है, एसएससी के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन, एचएसएससी द्वारा पिछले सालों में पूछे पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर इनको तैयार किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में ज़रूर बताएं कि भाई इस तरह का एक वीडियो है। अगर आपके लाइक और फॉरवर्ड्स मुझे मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, काम करने में मज़ा भी आता है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। आशा करता हूँ आपको जल्द से जल्द जॉब मिले।